नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम फिर से हाजिर हैं हफ्ते भर की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्यूबा की। पिछले पूरे हफ्ते क्यूबा दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बीते हफ्ते रविवार जब हम लोगों के यहाँ सोमवार हो चुका था, वहाँ पर बताया गया कि अभूतपूर्व जन प्रदर्शन सरकार के खिलाफ वहाँ हो रहे हैं। कम से कम अगर वो अभूतपूर्व नहीं तो पिछले 3 दशक में सबसे बड़े प्रदर्शन है। जाहिर है कि क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ अगर कुछ लोग या एक भीड़ सड़कों पे आई तो इससे अमेरिका और पश्चिमी मीडिया उत्साहित हुआ और उसमें तमाम तरह की खबरें दी गई और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए क्यूबा की जो सरकार है उसको दोषी ठहराया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पब्लिक के सामने आए और उन्होंने क्यूबा के शासन को एक दमनकारी शासन बताया और ये कहा कि क्यूबा की सरकार से कहा कि वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करे और लगे हाथ उन्होंने अपनी ये बात जोड़ दी कि कम्युनिज्म दुनिया भर में एक नाकाम व्यवस्था है, क्यूबा में भी वो नाकाम है। जाहिर है पश्चिमी मीडिया जो कहता है दुनिया भर में पहला इम्प्रेशन उसी के आधार पर बनता है, लेकिन क्यूबा में जो हुआ उसे देखने और समझने के 2 और नज़रिए हैं। नज़रिए नहीं, 2 और तथ्य हैं, फैक्ट, जिन पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। एक तो जो पश्चिमी मीडिया का पूरा कवरेज है उसमें जो प्रदर्शन हुए उसके पीछे असल कारण क्या है और उसे कहाँ से प्रोत्साहन मिला, इस बात को सिरे से गायब कर दिया गया। और दूसरे, उस प्रदर्शन के बाद जो पूरे देश भर में उससे भी ज़्यादा बड़े प्रदर्शन, जन प्रदर्शन सरकार के समर्थन में हुए और न सिर्फ क्यूबा में बल्कि बोलीविया में, वेनेजुएला में और लैटिन अमेरिका के कुछ अन्य देशों में भी, और ख़ासकर वहाँ की सरकारों ने, मेक्सिको ने, अर्जेंटीना ने, निकरागुआ ने जो समर्थन जताया क्यूबा की सरकार के लिए और वहाँ लोग सड़कों पे निकल के आए, उसे सिरे से गायब कर दिया गया। इसलिए यह बात दुनिया में ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होगी, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य बोलते हैं। जो प्रदर्शन शुरू होने के 1 हफ्ते पहले से किस तरह से ट्विटर पर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जो संगठन मौजूद हैं, जो क्यूबा से भागे हुए लोगों का संगठन है और जिसे अमेरिका सरकार वहाँ प्रश्रय देती है, उनकी तरफ से जो माहौल बनाया गया, जो अमेरिकन जो संस्थाएं हैं जहां सरकारी पैसे से चलने वाली नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और यूएसएड, इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो दुनिया भर में रंग बिरंगी क्रांतियों को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती हैं, जो पैसा देती रही हैं एनजीओज को और उनके माध्यम से जन असंतोष को भड़काने की, उनकी भूमिका भी काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से बाद में जो मीडिया है, जो लेफ्ट मीडिया है, उसकी रिपोर्टिंग में सामने आया। बहरहाल क्यूबा में प्रदर्शन हुए, ये सच है, सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, सरकार के समर्थन में हुए। लेकिन क्यूबा की असल समस्या क्या है? क्यूबा की असल समस्या जो वहाँ पर अमानवीय प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं पिछले 60 साल से, 60 ईयर्स, और जिसे ट्रंप के समय में और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया, जिसकी वजह से क्यूबा में लगातार ज़रूरी चीज़ों का अभाव बना रहता है। और ख़ासकर कोरोना महामारी के बाद जब दुनिया भर में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, पर्यटन उद्योग है, वो ध्वस्त हो गया, जो कि क्यूबा के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो क्यूबा में आर्थिक संकट पैदा हुआ है। हालात ये हैं कि क्यूबा ने 2 वैक्सीन बना लिए कोरोना वायरस के, लेकिन उसके पास सिरिंज नहीं है, क्योंकि सिरिंज लगाने का कारखाना वहाँ नहीं है। और अमेरिकी प्रतिबंध के कारण दुनिया की कोई कंपनी उसे सिरिंज का सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो बहुत मुश्किल से
वहाँ लोगों का टीकाकरण हो रहा है। तो यह जो अमानवीय प्रतिबंध हैं अमेरिका की, जिसकी वजह से ईरान में और बहुत सी जगहों पर लाखों निर्दोष लोगों की जान गई है, उस तथ्य को काटकर क्यूबा के प्रदर्शनों को न तो समझा जा सकता है और न समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसा करना न्यायपूर्ण नहीं होगा। अब हम एक बात करेंगे दूसरे मसले की, वो जिसे कि दुनिया में डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है, यानी डॉलर के वर्चस्व से अपने को मुक्त करने की जो कोशिशें दुनिया के अनेक हिस्सों में चल रही हैं, उस लिहाज से जुलाई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, यह जुलाई, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई बड़ा देश ऐसा हुआ जिसने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से में डॉलर का जो हिस्सा है उसे घटाकर 0 कर दिया, शून्य कर दिया, और वो देश है रूस। रूस ने पिछले 5 जुलाई को ये ऐलान कर दिया कि उसके यहाँ उसके विदेशी मुद्रा भंडार में अब डॉलर की कोई भूमिका नहीं। उसकी जगह उसने जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, उसे 39% और चीन की जो मुद्रा है युआन, उसे 30% स्थान दिया, और बाकी उसने कुछ हिस्से उसने पाउंड को, और जापान की जो मुद्रा है येन, उसको रखने का फैसला किया है। इसके अलावा तकरीबन 20% उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा उसमें सोना, गोल्ड रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए कि दुनिया पर अमेरिका का जो वर्चस्व है वह सैनिक तो है, लेकिन सैनिक वर्चस्व से भी ज़्यादा जिस वजह से अमेरिका सारी दुनिया पर अपनी मनमर्जी चला पाता है, वह उसका वित्तीय, फाइनेंशियल उसका दबदबा है, वो डोमिनेशन है, और वो डोमिनेशन डॉलर के माध्यम से चलता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था दुनिया में लागू हुई, जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF जिसके संचालक बनाए गए, उसकी खास बात यह रही है कि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा है, इसलिए हर देश को अपने भंडार में डॉलर रखना पड़ता है। और जब कोई देश डॉलर रखता है, इसका मतलब है कि वह अपने देश में जो वैल्यू क्रिएशन हुआ, जो मूल्य वहाँ बना, उसका एक हिस्सा वो अमेरिका को दे देता है। तो इस वजह से अमेरिका अपने यहाँ घाटे की अर्थव्यवस्था चलाते रह सकने में सक्षम है, इसका उसकी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, जो काम दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता। इसके अलावा अमेरिका चूँकि डॉलर पर से सभी दुनिया का कारोबार चलता रहा है, तो दुनिया के में डॉलर के सर्कुलेशन को रोकने की क्षमता उसके पास है, जिससे वह दुनिया भर के देशों पे प्रतिबंध लगाता है। जिस देश पे वह प्रतिबंध लगाता है, उसका सारा कारोबार, ज़्यादातर कारोबार ठहर जाता है दुनिया में, इसलिए कि डॉलर में ही सारा भुगतान होता है, या डॉलर का कन्वर्जन से भुगतान होता है, जिसे दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन दुनिया में जो नया घटनाक्रम हुआ है, उसमें अमेरिकी प्रतिबंधों से और उसकी ये जो दादागिरी है, इससे जो परेशान देश हैं, वो उसकी विकल्प की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला साल ऐसा, कई दशकों के बाद ऐसा साल रहा जब दुनिया भर में तमाम देशों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें अमेरिका के डॉलर का हिस्सा 60% से कम हो गया, 59% हो गया। जो देश सक्रिय रूप से, सचेत रूप से इस प्रयास में लगे हुए हैं, उसमें रूस, ईरान के साथ साथ चीन भी शामिल है। जाहिर है रूस ने अभी जो काम किया है उससे चीन काफ़ी उत्साहित हुआ है, और यह जो कहा जाता है कि चीन ने युआन का डिजिटल वर्जन तैयार करने में काफ़ी उत्साह दिखाया है, और वो अकेला देश बना है जो अपनी मुद्रा के डिजिटल वर्जन को लॉन्च कर चुका है। उसके पीछे भी मकसद स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकलकर अपने कारोबार को चलाए रखने में सक्षम होना है। इस लिहाज से ये जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, वो उसने एक काफ़ी छलांग लगाई है, ऐसा कहा जा सकता है, और इसका परिणाम आने वाले दशकों में दिख सकता है। और ये मुमकिन है
कि आने वाले दशकों में अमेरिका का वो दबदबा दुनिया के वित्तीय व्यवस्था पे न रह जाए जैसा कि आज है। और यह बात रेखांकित करने की है कि अगर एक बार वित्तीय या आर्थिक वर्चस्व खत्म हो जाता है तो सैनिक वर्चस्व को भी सस्टेन करना बहुत आसान नहीं रह जाता है। खैर, अब हम अपने तीसरे विषय पे चलते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान सारी दुनिया की चिंता का विषय बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में एक तरह की इनस्टेबिलिटी पैदा हो चुकी है। अमेरिकी फ़ौज, ज़्यादातर अमेरिका और नेटो के फ़ौज तो पहले ही वापस जा चुके हैं। जो बचे खुचे हैं, जैसा कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान किया है, 31 अगस्त तक वापस चले जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या उसके बाद काबुल पर अशरफ गनी की जो मौजूदा सरकार है वो टिकी रह पाएगी। खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ऐसा वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि तालिबान काफ़ी तेज़ी से एक के बाद एक अफ़गान प्रांतों पर और शहरों पर कब्जा करता चला गया है। और कहा तो यह जा रहा है कि वो काबुल के बाहरी इलाकों तक उसकी काफ़ी पकड़ बन चुकी है। काबुल पर वो अटैक जानबूझकर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसे लगता है कि अगर अभी उसने ये दुस्साहस किया तो मुमकिन है कि अमेरिका उस पर हमला कर दे, या अमेरिकी फ़ौज को वापस लौटाने का जो प्रोसेस चल रहा है वो बीच में रोक दिया जाए। और उसकी ये आशंका निराधार नहीं है। खुद अमेरिकी मीडिया में अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो बात कही जा रही है, उसमें यह बात इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अमेरिकी फ़ौज हटाने का बहुत ही ख़राब असर हो सकता है। इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि क्या अमेरिकी फ़ौज को हटाना वहाँ से उचित है। हालांकि बाइडेन कह चुके हैं कि जब 20 साल में अमेरिका वहाँ कुछ नहीं कर पाया, तो अगर 1 साल और भी रखने का फैसला होता है तो उससे होगा क्या। और इस बात को जो पश्चिमी पूंजी और सत्ता की पैरोकार पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट, काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने अपने कवर स्टोरी में द क्रशिंग डिफीट कहा अमेरिका का, यानी ऐसी हार, बहुत ही करारी हार अमेरिका की अफ़गानिस्तान में हुई है। सवाल यह नहीं है, यह बात तो पिछले काफ़ी समय से हम लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान ने अमेरिकी सैनिक सत्ता की सीमाएं साफ़ कर दी। इराक़ ने भी कर दी थी, क्योंकि चाहे इराक़ हो या अफ़गानिस्तान हो या लीबिया हो, अमेरिकी फ़ौज जिस मकसद से वहाँ गई उसे हासिल नहीं कर पाई। कुछ सीमित मकसद हासिल किए, लेकिन जो अपना आखिरी मकसद था वो उसे हासिल नहीं कर पाई। लेकिन सवाल है कि अब अफ़गानिस्तान में क्या हो। जाहिर है कि गतिविधियां बहुत तेज़ हैं, और इस मामले में एक जो घटनाक्रम यह देखने को मिला है कि चीन, रूस और ईरान एक अपनी तिकड़ी बनाकर एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ईरान पर उनका प्रभाव भी रहे और आसपास के इलाकों में अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने से कोई खतरा पैदा ना हो, इसकी व्यवस्था भी वो कर पाएँ। तालिबान ने शुरुआती संकेत दिए हैं, उसने चीन को अपना दोस्त कहा है, उसने चीन को आमंत्रित किया है कि आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए और हम आपको सुरक्षा देंगे। ये घटनाक्रम क्या रूप लेगा अभी हम लोग जानते नहीं, लेकिन अगर सचमुच वही हुआ जो अभी होता दिख रहा है, यानी अफ़गानिस्तान पर चीन या रूस, पाकिस्तान और ईरान का एक साझा प्रभाव काफ़ी मजबूत हुआ, तो यह भारत जैसे देश के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन उसका विकल्प क्या है, अभी यह किसी के सामने नहीं है। अमेरिकी फ़ौज को वहाँ बनी रहे, यह बात इस बात की भी वकालत करना बहुत मुश्किल सा एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज
वहाँ कुछ हासिल भी नहीं कर पाई, और वह किसी ऐसे मकसद से आई थी जिससे कि इस इलाके में स्थिरता आए, ऐसा भी नहीं था। बल्कि अभी हाल में ऐसी खबरें आई हैं कि किस तरह तालिबान और अल-कायदा के साथ अमेरिकी एजेंसियां मिलकर काफ़ी समय तक काम करती रहीं। ये बात पहले भी आई थी, उसके कुछ नए दस्तावेज फिर से सामने आए हैं। लेकिन बात वहाँ से बिगड़ी जब अल-कायदा ने खुद अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खैर, इस बारे में हम लोग कुछ भी कंक्लूजन के रूप में कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सिचुएशन इन फ्लक्स हो, चीज़ें अस्थिर और अनिश्चित हों, उसके बारे में जो भी कहा जाएगा वो एक अनिश्चित सी ही बात होगी। आखिर में हम लोग ओलंपिक खेलों की बात करें। ओलंपिक खेल अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं, बल्कि अगर हम लोग आज की तारीख से देखें तो अब एक हफ्ते का भी समय नहीं बचा है। आज ही ये खबर आई है कि ओलंपिक गांव, जो ओलंपिक विलेज वहाँ बना है, उसमें कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आ गया है। इसके पहले भी जो खिलाड़ी या टीम आई, उसमें संक्रमण के मामले देखने को मिले थे। एक अजीब सी परिस्थिति है जिसमें खिलाड़ी, भाग लेने वाले देश, जापान की जनता और जापान के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और न सिर्फ जापान के बल्कि दुनिया भर के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो खेल को, एक दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन को उत्साह और उमंग से देखने के बजाय भयभीत होकर देख रहे हैं। डर यह है कि यह एक सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित होगा, जिससे वहाँ पहुँचे खिलाड़ी, एथलीट, ओलंपिक में जिन्हें एथलीट कहा जाता है, वहाँ पहुँची जो अधिकारी और कोच, पत्रकार और जापान की जनता, इन सब की सेहत को एक तरह से दांव पर लगा दिया गया है। और इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, टोक्यो के जो आयोजक हैं, ओलंपिक के जो प्रायोजक हैं, ये सभी आलोचनाओं के केंद्र में, इनकी आलोचनाएं लगातार बढ़ती चली गई हैं जैसे जैसे ओलंपिक की तारीख करीब आ रही है और कोरोना संक्रमण का मामला लगातार गंभीर हो रहा है। ये सारे सवाल बढ़ते जा रहे हैं और इससे ये बहस छिड़ी है, या जो बहस पहले से चल रही थी उसमें एक नई जान, एक नई गति आई है कि आखिर खेलों का मकसद क्या है। क्या खेल अब पूरी तरह से प्रायोजक जो कंपनियां हैं उनके विज्ञापन का माध्यम बन गई हैं, और ये विज्ञापन खिलाड़ियों, दर्शकों और आम लोगों की सेहत की कीमत पर भी किया जाएगा। खेल किसी जगह पर लोगों के मनोरंजन, लोगों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव उनमें पैदा करने के बजाय एक ऐसे मौके के रूप में उनको चलाया जाएगा कि उसको जबरन लोगों पर थोपा जाएगा, ताकि कंपनियां उस मौके पर जो एक आई बॉल्स, लोगों का जो ध्यान टेलीविज़न स्क्रीन्स पर होता है, उसके माध्यम से वो अपना प्रचार कर सकें, अपनी ब्रांडिंग कर सकें। ये सवाल ओलंपिक में आकर सबसे प्रमुखता से उठा है, लेकिन ये सवाल क्रिकेट के साथ है, ये सवाल फुटबॉल के साथ है। अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में गई हुई है, वहाँ भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी संक्रमित हो चुके हैं। बताया जाता है कि ये संक्रमित इसलिए हुए क्योंकि वहाँ जो यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था उसे देखने चले गए थे, और हमारी टीम से जुड़े हुए कुछ लोग विंबलडन टूर्नामेंट में वहाँ देखने चले गए थे। ब्रिटेन की सरकार लगातार, उसकी आलोचनाएं तो दुनिया भर में हो रही हैं, 1200 वैज्ञानिकों ने उसकी आलोचना की है। उसने जो नज़रिया अपनाया है सब कुछ ओपन कर देने का, इसके बावजूद कि वहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन यही सवाल IPL के समय में उठा था। अभी फिर से जब T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में होने जा रहा है तब उठेगा। क्रक्स इस बहस का यह है कि आखिर खेल का मकसद क्या है, खेल किसके लिए हैं, खेल आम लोगों के लिए हैं
खेल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए हैं या खेल आयोजक जो कि प्रायोजकों की मुट्ठी में हैं उनके लिए हैं। देर सवेर ये अच्छी बात है कि ये बहस खड़ी हुई है, लेकिन देर सवेर दुनिया के जनमत को, दुनिया के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको इस बारे में कोई एक निर्णायक राय, कंक्लूसिव ओपिनियन बनाना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।